ये आपके एक बैकग्राउंड में ना, उसमें एक अभी संजीव सान्याल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि यूपीएससी मतलब बहुत आपके प्रीशियस जो ईयर है आप वेस्ट कर रहे हो। गॉट इट। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, अब मैंने 2019 में आपने आ गए यूपीएससी करने, तब कोरोना भी आ गया था आई थिंक लास्ट में। अब आपके ये जो साल थे 3-4-5 साल, वो मतलब आपने वेस्ट कर दिए या आपको लग रहा है कि सही दिया था? हर साल 8 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड केवल 1000 पास होते हैं, तो 7,99,000 को अपने बारे में सोचना चाहिए। रिसेंटली मैं जब एक गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में जब गया था, मैंने और भी एग्जाम बीच में थोड़ा देना स्टार्ट किया। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम अगर आपका सिविल सर्विस होता। तो मैंने आई सेड क्लियरली कि या तो मुझे नीति आयोग का CEO बनना है या तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिल जाएगा। एंड उनमें से बहुतों को मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, जैसे कि बराक ओबामा का ही मैंने एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि बराक ओबामा, आई थिंक ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 और 56। वो रिटायर हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट द एज ऑफ 55-56 एंड डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट आई थिंक समवेयर अराउंड 60 और 65। तो टाइम सबको, किसी को टाइम कम लगेगा, किसी को टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत से लोगों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के अच्छा पैकेज लेके जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ होती है, वो फैक्टर वो वहाँ से पुल करती हो ना और यूपीएससी की तरफ धकेल देती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो कई बार यहाँ पे आया था, मुझे उन फैकल्टी का नाम याद नहीं है, बट मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था मुखर्जी नगर, एंड उन्होंने काफ़ी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था मुझे, मेरे मदर एंड मेरे अंकल के सामने, कि आप, ये एक दलदल टाइप का है, आप एक बार उतर गए ना, आप खुद नहीं निकलना चाहोगे, क्योंकि आपका बार बार वो अंदर से कहेगा कि नहीं, लेट मी गिव वन मोर अटेम्प्ट, लेट मी गिव। वो एफर्ट अपने अंदर आप कहीं ना कहीं, वो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आपका इंसान का फाइटिंग स्पिरिट है, दैट इज इंश्योरिंग कि वो चलता रहे। एल्बस डम्बलडोर जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उन्होंने आई थिंक हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ आज़्काबान में बोला था कि लाइट ढूंढने की ज़रूरत है इन द डार्कनेस, एंड जस्ट उसको स्विच ऑन करो आप जैसे भी आप ढूंढ सको। अभी एक बड़ी बात है कि एक जो फेलियर की बात है ना, यूपीएससी ज़्यादातर वही लोग अटेम्प्ट करते हैं जो मतलब अपनी क्रीमी लेयर में होते हैं, टॉपर्स की, जो अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, फिर उन्होंने कभी फेलियर देखा नहीं होता किसी भी चीज़ में। फिर यहाँ के फर्स्ट टाइम वो फेलियर फेस करना और फिर उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उनकी ईगो हर्ट होता है, फिर उसके कारण वो फिर साइकिल चलते जाता है। तो फेलियर के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं? एक चीज़ होती है ना कि मोटिवेशन वर्सेस वो डिसिप्लिन, कि मोटिवेशन आपको थोड़ा पुश दे सकता है जब आप मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में हो, जहाँ आप एकदम फॉल आउट पे हो, क्या यहाँ से गिर जाओगे। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन देता है, तो उसमें क्या आप बोलोगे रोल डिसिप्लिन और मोटिवेशन? म्यूजिक मुझे एक तरह से काफ़ी हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट से कट ऑफ होने के लिए, कि मुझे और हो सकता है ऐसा भी होता है कि मैं एक ही गाना सुन रहा होता हूँ, वो 20 बार सुन रहा हूँ या 40 बार सुन रहा हूँ, बट दैट मुझे याद भी नहीं चल आ रहा कि मैंने ये गाना कितनी बार सुना है। बट वो हो जाता है कि आप उस चीज़ में इतना फोकस हो जाता है कि आपको गाने का भी नहीं पता चलता है, बट हाँ, दैट सॉन्ग इज़ लाइक अ नॉइस फिल्टर की तरह, कि आपको बाकी का पता ही नहीं चल रहा है। कि कंटेंट में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो एक डेडलाइन होती है, उसका क्या, लाइक हमें उस टाइम पे डिलीवर करना होता है, हम लाइक लिमिटेड 8 घंटे, वी आर ह्यूमंस, 8 घंटे काम करते हैं, घर पे जाना होता है, कुछ घर के भी इश्यूज होते हैं, काम होते हैं, वो देखने पड़ते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? और बैक ऑफ द माइंड हमारा ये होता है कि अरे हाँ, कंटेंट भी डिलीवर करना है, टाइम पे भी सब करना है। ये कोचिंग इंडस्ट्री है, ये बैड एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं? इसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट को फेस करना पड़ते हैं? हर बार हम हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इससे वो एक्सपेंस टैकल जैसे लो भी हिट करता है ना कभी कभी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग इतना बात करते हैं एथिक्स, मोरालिटी, सब चीज़ की, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, मतलब आईएएस बनेंगे, हम सब बदल देंगे। फिर एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएटेड है जो उन्हीं एस्पिरेंट का है, लेकिन वो काफ़ी चैलेंजिंग है उसमें। उस केस में भी मेरी मदर ने पूछा कि कॉपी वायलेशन इज हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन ऑर्डर, तो आई सेड कि सी वन थिंग व्हाट हैज हैपेंड विद मी विद कॉपी वायलेशन, कि उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया मेंस आंसर राइटिंग में, बिकॉज जब मैं आंसर्स को चेक करता हूँ, जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो जो पॉइंट्स साथ साथ आते रहते हैं, अगर वही सेम कॉपी 20 कॉपी या 30 कॉपी है, अगर मैं उसी चीज़ को बार बार चेक कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एनग्रेव कर जाता है कि हाँ, मैं एक तरह से रिवीजन कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक। मेरे पास एक पेट है, मैं उसके साथ बहुत खेलता हूँ, दैट ऑल्सो हेल्प्स अलॉट इन मी, की स्ट्रेस बस्टर की तरह वो काम करती है। वो काफ़ी मुझे, मतलब अगर मैं इमोशनली भी डाउन है, मेंटली डाउन है, मैंने एक चीज़ देखा पेट्स के साथ, मैं चाइल्डहुड में भी मैंने डॉग्स के साथ खेला और अभी मेरे पास एक कैट है, तो मैंने एक चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस की है कि ये पेट्स को आप पता चल जाता है कि हाउ इज़ योर मूड, एंड आपके पास वो उस वे में बैठेगी कि आप उस फॉर सेकेंड्स के लिए आप भूल जाओगे। वेलकम टू हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है प्रतीक सर। प्रतीक सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो इतना सारा मटेरियल है यूपीएससी के लिए, हम उसमें से अच्छा मटेरियल कैसे चूज़ कर सकते हैं और उससे कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। सर, एक आपके यूपीएससी या आपके एक बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि कहाँ से हैं आप? मैं हूँ वैसे वाराणसी, मेरा होम टाउन है। मेरी मदर हैं, मेरे मतलब उनके और उनके 4 भाई रहे, 2 अभी आज के डेट में वो दे आर नॉट मतलब एग्जिस्ट करते हैं। प्लस मतलब ओवरऑल मैं उनकी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी मामीज़ हैं, कज़न्स हैं, तो ओवरऑल हम लोग कम से कम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जहाँ पे 14-15 लोग एक साथ रहते हैं। 2 भाई बहन अब बड़े हो गए हैं, कहीं कहीं जा चुके हैं, मैं खुद आ चुका हूँ। तो दिस वाज माय ओवरऑल थिंग। चाइल्डहुड बैकग्राउंड था, मैंने इंजीनियरिंग की है आईटी लखनऊ से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। वहीं से मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला था। तो गुड़गांव में मैं एक विप्रो था, अदर वन वाज नियोटेक सिस्टम्स।
तो मैं न्यूटेक सिस्टम्स गुड़गांव में जॉब कर रहा था एंड 1 साल वहाँ पे जॉब किया. देन मैं बेंगलुरु गया, वाराणसी सॉफ्ट टेक में एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे जॉब किया है. उसके बाद मैं सब छोड़ छाड़ के 2019 में फाइनली यूपीएससी के प्रिपरेशन में उतरा. तो मैंने जीएस कोर करके कोचिंग है, वहाँ से कोचिंग ली है एंड देन उसके बाद यही मेरा वो था. मैंने मेंस भी लिखा है. हाँ. बाकी यही ओवरऑल है. सर एक ये था कि बहुत से लोगों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़ के अच्छा पैकेज लेके जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ होती है, वो फैक्टर वो वहाँ से पुल करती हो ना और यूपीएससी की तरफ धकेल देती है. आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो क्या कुछ रीजंस है जो मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग से ही था, बट मेरा एक ये था कि मैं एक पहले एक कहीं जॉब करके आके आना चाहता था. थोड़ा एक माइंडसेट उस डेवलप करने के लिए मैं थोड़ा वो चाहता था कि मैं मेरा थोड़ा सा हमेशा से थोड़ा सा वो रहा है कि यार थोड़ा अकाउंट में पैसे तो हों एटलीस्ट कि हाँ प्रिपरेशन करने आप जा रहे हो. तो वो एक माइंडसेट था. इस वजह से मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट देन दिस वॉज वन ऑफ द फैक्टर. हाँ, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होता है. मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन दे हैव कम हियर, उनके माइंडसेट अलग होते हैं कि वो जस्ट कभी कभार होते हैं कि उनमें से ऐसे को मैं भी देखता हूँ जो तुरंत उसमें डेल्व कर जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर उस चीज़ में ब्रेक आते हैं, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सारे के सारे मैंने देखा है आ जाते हैं. ये जो अकाउंट में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, ये सेफ वाला ऑप्शन, ये मतलब आपको जब पीछे जाके देखते हैं आपको कैसा लगता है, सही डिसीजन था या आप अर्ली आ सकते थे? आई फील कि मेरा डिसीजन एट द एंड, मैं एक तो ये होता है कि रिग्रेट ना करूं. एंड मेरा ये था कि क्योंकि मेरा थोड़ा चाइल्डहुड बैकग्राउंड थोड़ा अफेक्टेड रहा है, तो वो चीज़ एक मेरा वो था कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन था कि नहीं मैं अपने मामा लोगों पे या मदर पे या जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे प्रेशर उतना ना रहे. हालांकि आज की डेट में वो थोड़ा फील भी होता है कि हाँ एटलीस्ट दे आर नॉट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम. तो ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन फैक्टर रहता है मेरे लिए कि हाँ एटलीस्ट, एंड मेरे पेरेंट्स लोग के लिए भी कि हाँ मतलब उनके लिए भी, तो उनके लिए और भी मेरे कज़न्स हैं उन पे वो ध्यान दे सके इंस्टेड ऑफ मतलब कंसंट्रेट करना कि जो सबसे एल्डेस्ट है फैमिली में. तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था. ये आपके एक बैकग्राउंड में ना, उसमें एक अभी संजीव सान्याल जी का एक स्टेटमेंट आया था कि यूपीएससी मतलब बहुत आपके प्रीशियस जो ईयर है आप वेस्ट कर रहे हो. गॉट इट. तो आपको लग रहा है कि ठीक है अब मैंने 2019 में आपने आ गए यूपीएससी करने, तब कोरोना भी आ गया था आई थिंक लास्ट में. अब आपके ये जो साल थे 3-4-5 साल वो मतलब आपने वेस्ट कर दिए या आपको लग रहा है कि सही दिया था मेडिसिन? वेस्टेज मैं इसलिए भी नहीं बोलूँगा क्योंकि अगेन क्या हुआ कि मैंने अगर जो भी ब्रेक लिया, मैंने केवल उस प्रिपरेशन टाइम में 1 साल या 2 साल का ब्रेक था. अगेन जब 2021 में सॉरी तब मैं एकदम से फिर से डायरेक्ट कंटेंट डेवलपमेंट में चला गया. नॉट इन द यूपीएससी बट मैं कंटेंट एडवर्टीजमेंट और दूसरी जगह पे काम कर रहा था. गुड़गांव की एक कंपनी में था, डिजिटल वेब सोल्यूशन में. बट मैं डायरेक्टली चला गया था क्योंकि मेरा हमेशा से वो रहा था कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं वो फाइनेंशियल ओवरबर्डन नहीं होने देना चाहता था अपने पेरेंट्स के लिए, जो आज के डेट में काफ़ी मुझे ईजी भी फील करता है, एक मेंटल पीस भी रहता है मेरे को. जो ये स्टेटमेंट जो भी आया है डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल कि वो क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं. हाँ ऐसा टाइम रहा है व्हेन देयर हैज़ बीन अ कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी टाइप की चीज़ें रही हैं. एंड मे बी जैसा सेकेंड ARC या अलग अलग कमीशंस ने फ्रॉम टाइम टू टाइम कहा है कि थोड़ा लेथार्जिक सिस्टम है, बट देयर आर अच्छे अच्छे स्पॉटलाइट्स भी हैं. जैसे मेरे को बहुत अच्छा कोट अच्छा लगता है, एल्बस डम्बलडोर जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, उन्होंने आई थिंक हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ आज़्काबान में बोला था कि लाइट ढूंढने की ज़रूरत है इन द डार्कनेस एंड जस्ट उसको स्विच ऑन करो आप जैसे भी आप ढूंढ सको. तो इट्स देर आर गुड स्पॉटलाइट्स ऑल्सो, देर आर बैड स्पॉटलाइट ऑल्सो. आप गुड स्पॉटलाइट्स को देखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा. ग्लास आधा भरा है तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो. तो देर आर ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स. एंड जैसे अगर आप देखें आई थिंक अनिल स्वरूप है, मैं उनका एग्जांपल, मैंने उनके वीडियोस काफ़ी देखे, द वे ही हैज़ वर्कड इन कोल मिनिस्ट्री एजुकेशन में. तो ऐसे एग्जांपल्स हमें क्लासिक एग्जांपल्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ ऐसे पर्सनालिटीज़ भी जाके सिस्टम को या ओवरऑल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं. सर आजकल बहुत से एग्जांपल मतलब पॉजिटिव में तो है ही.
हम लोगों ने चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया था कि हम लोग जो उसका नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव थोड़ा- अभी वही वो 99% की कोई जैसे आप एटलीस्ट वो पर्सपेक्टिव प्रेजेंट हो यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि हाँ पास होने के बाद ये सब है, लेकिन इसमें पास बहुत कम हो रहे हैं, फेल ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो फेलियर का एक थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं आपको मैंने अपने फ्रेंड सर्कल का एक वो देना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने एक फ्रेंड सर्कल को एक एग्जांपल देता हूँ जो कहीं ना कहीं संजीव सान्याल सर के स्टेटमेंट से कंप्लाई करता है। एंड आई ऑलवेज से कि हर साल 8 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड केवल 1000 पास होते हैं, तो 7,99,000 को अपने बारे में सोचना चाहिए। एंड आई टेल दिस टू एवरी मतलब जो भी मेरे सोशल सर्कल में मेरे फ्लैटमेट्स हो या मेरे अपने फ्रेंड सर्कल हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस एक टाइम बाद आप ये भी कर सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आप कहीं अगर जॉब भी करोगे, अगर इस ओवरऑल कोचिंग इंडस्ट्री में भी कहीं भी अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको नॉट जस्ट आपको फाइनेंशियली आपको ओवरबर्डन होने से रोक देगा, प्लस आपका प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। दैट्स द गारंटी। बट येस कि कहीं ना कहीं आप ये जो नेगेटिव आपने बोल रहे हो कि ये दिस इज़ वर्किंग, आई मीन 7.99 lakhs हैज़ मतलब उनको मतलब सोचना पड़ेगा। सब्सटेंशियल नंबर है, मतलब बहुत ही। इट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ, इसमें ये होता है ना, ओआरएन में बहुत लोग आते हैं राजेंद्र नगर में, और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एंट्री तो कर पाते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते। बहुत लोग ऐसे देखा है कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट उनको समझ में नहीं आता कि अरे क्या करूँ, तो देते जाते, फिर एज भी ख़त्म हो जाती है, अटेम्प्ट भी ख़त्म हो जाती है। आपके केस में ये हो गया था कि आप एक जॉब करके आए थे, कहीं पे आपका बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस था और आपको वो कॉन्फिडेंस था। बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता, उनको क्या आप बताना चाहेंगे कि मैं आपने ये जो बोला ना कि चक्रव्यूह में, मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था, मुझे उन फैकल्टी का नाम याद नहीं है, बट मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था मुखर्जी नगर, एंड उन्होंने काफ़ी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था मुझे, मेरे मदर एंड मेरे अंकल के सामने, कि आप ये एक दलदल टाइप का है, आप एक बार उतर गए ना, आप खुद नहीं निकलना चाहोगे, क्योंकि आपका बार बार वो अंदर से एक आएगा कि नहीं, लेट मी गिव वन मोर अटेम्प्ट, लेट मी गिव, वो एफर्ट अपने अंदर आप कहीं ना कहीं, वो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो आपका इंसान का फाइटिंग स्पिरिट है, दैट इज़ इंश्योरिंग कि वो चलता रहे। लॉस चेजिंग माइंडसेट भी बोलते हैं ना, जो गैम्बलिंग में होता है। एग्जैक्टली कि आपने लॉस किया है कि ये लॉस में रिकवर कर लूँ, फिर निकल जाऊंगा, और लॉस कर देते हो, फिर और वो लॉस होता जाता है। एंड इनफैक्ट मैं बहुतों को ये भी बोलता हूँ कि जिस एज में आप वो अटेम्प्ट्स ख़त्म कर रहे हो और जिस एज में आप पहुंच जाते हो, दैट 30, 32 या 35, जहाँ पे भी आप बैठे हो, वो एक ऐसा एज आ जाता है जहाँ पे आपके, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपका फैमिली कहीं ना कहीं आपको वो करने लगता है कि यार दिस इज़ दैट एज जहाँ पे आपको सेटल हो जाना चाहिए था। सेटल इन द सेंस फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड सेटल इन सेंस ऑफ सोशली, या जो भी फैमिली वे में, जिस वे में होना चाहिए था। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने देखा है कि मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बैकअप आप साथ साथ लेके चलो कि हाँ मैं वापस जा सकता हूँ, या मैं यहाँ पे जॉब करते करते कुछ करता रहूँ। इसमें आपका जॉब का एक्सपीरियंस था और फिर आपने जॉब, अब अभी कितने लाइक मेंटली सेटिस्फाइड है? ओके ठीक है, मैंने जॉब किया, अब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में भी जॉब कर रहा हूँ, और आपके हाथ में अगर अटेम्प्ट्स है तो मैं आगे क्या करूँगा, मतलब अभी आपकी स्थिति क्या है? बहुत बार हम ये देखते हैं ना कि ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम्पल होता है कि जिन्होंने एग्जॉस्ट किया अटेम्प्ट, अब मैं क्या करूँ, अब मैं स्टेट में जाऊँ उसकी एग्ज़ाम दूँ। अभी आपकी स्टेट क्या है? मैं जैसे वेरी क्लियर कट है, जब मैं अपने मदर से डिस्कशन करता हूँ इन सब चीज़ों पे, तो जैसे मैं स्टेट पीसेस नहीं देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपनी मेरी मदर को भी एक चीज़ पता है कि आप 32 एज तक तो दे ही सकते हो, बीइंग इन जनरल कैटेगरी आप 32 तक दे सकते हो, बट स्टेट पीसेस में आपका एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे आराम से उस एज ब्रैकेट को आराम से आप हार्नेस कर सकते हो। बट अगर आप जॉब साथ साथ करते रहोगे कहीं ना कहीं, एटलीस्ट जो आप कह रहे हो ना मेंटल पीस, दैट मेंटल पीस कि हाँ मेरा बैंक अकाउंट भरा हुआ है, मैं कभी भी इस वे में नहीं आएगा कि मैं अगर 32 के बाद अगर मेरा एक रोड ब्लॉक मैंने हिट किया, तो वो मैंने एक एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा हो सकता है कि जो मेरे रिमेनिंग अटेम्प्ट्स हैं वहाँ पे भी मैं क्लियर ना कर पाऊँ। एंड मतलब ये माइंड, डीप डाउन द माइंड होना चाहिए कि फेलियर कभी भी आ सकता है, किसी पॉइंट पे भी आ सकता है। सो यस, आप अपने साथ साथ वो बैकअप ज़रूर लेके चलो, ज़रूर, मतलब मस्ट होना चाहिए आपके साथ। अगर आप 1 या 2 अटेम्प्ट आपके बाद आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन कर रहा है आपको कि ऐसा कहाँ फंस रहा हूँ मैं। सर, ये जो बैकअप होता है, ये क्या डाउट होता है यूपीएससी ना, मतलब मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा? उससे भी एक बड़ी बात है कि एक जो फेलियर की बात है ना, यूपीएससी ज़्यादातर वही लोग अटेम्प्ट करते हैं जो मतलब अपनी क्रीमी लेयर में होते हैं, टॉपर्स की, जो अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, फिर उनने कभी फेलियर देखा नहीं होता किसी भी चीज़ में। फिर यहाँ के फर्स्ट टाइम वो फेलियर फेस करना और फिर उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उनके ईगो हर्ट होता है।
फिर उसके कारण वो फिर साइकिल चलते जाता है। तो फेलियर के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं? मैं अपना केस ही बता सकता हूँ कि मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि फेलियर वाली चीज़, जब मैं कॉलेज में भी जैसे एकदम से जॉब मिल गया, खुशी हुई कि यार पहले या दूसरी कंपनी में आप कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है, देन अलग अलग कंपनीज़ में भी एक और कंपनी में आ गया, ये खुशी आपका होता रहता है। बट द थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि ऐसे फेलियर्स आने चाहिए लाइफ में, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द लेसन। वो लेसन आपको इस तरह से इम्पैक्ट रेडी करेगा, मेंटली आपको रेडी करेगा कि हाँ आगे भी फेलियर्स आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट बेड ऑफ रोजेस। मतलब आपके लिए पिंचेस भी रहेंगे, पिन पॉइंट्स भी रहेंगे, और वो पिन पॉइंट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी भी आएगा, कल आ सकता, इफ़ नॉट टुडे टुमारो, इफ़ नॉट टुमारो डे आफ्टर टुमारो, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन, एंड आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। इट्स नॉट इन योर हैंड, आपके फेट डेस्टिनी में आप खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। एक आपका है ना, हम ओवरव्यू भी करेंगे यूपीएससी का कि आपका टाइम आपकी जर्नी Briefly कैसी थी। journey हाँ, क्या थी ये आपकी बताओ। फिर? वही है कि एक मेंस लिखा है मैंने 2022 में, एक तो लिखा है। हाँ, एंड बाकी जैसे वो था कि बट इस टाइम पे मैंने 2022 ने मेंस एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस भी दिए, बिकॉज उस टाइम मेरे लाइफ में भी थोड़े कुछ चीज़ें इश्यूज चल रहे थे, बट मैंने एक चीज़ देखा कि हाँ आपको मेंटली अपने आप को उस वे में स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि आप हैंडल चीज़ों को कर सको, बीट मेंस हो या बीट लाइफ के और भी सिचुएशनल हो। बट देन आफ्टर मतलब मेरा जब रिज़ल्ट आया, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 6 दिसंबर को आया था 2022 को, एंड जब मेरा नहीं हुआ समवेयर मैं सैड था, बट मैंने उस चीज़ को उस वे में नहीं दिखाया। हाँ, मुझे फील बैड तब हुआ जब मैंने मेरा मेंस का मार्कशीट एंड आई सॉ दैट कि मैं वो 10-15 मार्क्स से मेरा कट ऑफ मिस हुआ। तो आई वॉज लाइक कि मेंस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ वो आंसर आर्टिकुलेशन से मैं शायद आगे बढ़ सकता था, वो चीज़ था। बट देन आफ्टर दैट कि जो मेरे आसपास के मेंटर्स थे और जो आसपास के लोग थे, उनमें से बहुतों ने बोला कि आप कहीं इस ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पे आप करंट अफेयर्स को थोड़ा और अच्छे से समझ सको। जब मैं जैसे अगर मैं एक फैकल्टी का नाम बोलना चाहूँगा, दिपिन सर हैं, फोरम आईएएस के, हाँ, उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया इस ओवरऑल जर्नी में। एंड मैंने देखा कि मैं जो मेरा आज के डेट में कंटेंट को लेकर होल्ड है, जो भी है, वॉट एवर इट इज़, इफ़ इट इज़ 30% और 40% ऑफ दैट कंटेंट, वो दैट हैज़ कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर। उन्होंने जिस वे में मेरे को अपग्रेड किया है, प्लस जिस वे में मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया फिर से, वो उसने मुझे चेंज किया, मेरे माइंडसेट को चेंज किया कि हाँ दिस शुड बी द वे, इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सर ये जो आपने विपिन सर का बोला, तो उनसे पहले से मिलने आपका कैसा अप्रोच था, आप कैसे पढ़ते थे, और उनको मिलने के बाद उन्होंने क्या मतलब आपको ऐसे? मैं जैसे मैं 2022 की बात करता हूँ, जब मैं जिस साल मैं जॉब करते करते मैंने प्रीलिम्स के लिए क्लियर किया, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था वो भी एक बडिंग इंस्टीट्यूट था, एंड मैं वहाँ पे सीनियर पोजीशन पे ही था। तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि मैं रात को लेट तक काम करता था, बट मैं जब आता था तो एटलीस्ट मैं प्रीलिम्स का बता सकता हूँ कि मैंने, क्योंकि वो क्लियर किया है, कि मेरा ये होता था कि मैं मार्केट में आपको पेपर्स मिल जाते हैं, शॉप्स हैं जितने, आपको हर इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई टेस्ट पेपर मिल जा रहा है, प्लस आप जो अलग से जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। तो मेरा ये होता था कि मैं एटलीस्ट टेस्ट लगाऊंगा, मेरे जितने मेंटर, मैं उस हिसाब से मार्क्स जो भी आते थे, मैं ये होता था मेरे सर, जबकि ये प्लान एक्चुअली था मेरे एक फ्रेंड का। मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैं आफ्टर ऑफिस में सबसे पहले लाइब्रेरी चला जाता था। अच्छा, आप जॉब भी करते थे एंड मैं पढ़ाई भी कर रहा था। ये डिसीजन आपने इसलिए लिया था कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना? एग्जैक्टली। अच्छा, तो ठीक है, मतलब विदाउट एनी मैं हेस्ट मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा ये। बट स्टार्टिंग फेज में जब मतलब यूपीएससी जब पता भी ना हो कि क्या है, और फिर यूपीएससी का स्टार्ट करना, क्योंकि मिनिमम 8 घंटे तो लगभग देते हैं एवरेज लोग, उसमें आप फिर जॉब के साथ उस चीज़ में मैंने वही बोला कि मैं 1 साल मैंने ब्रेक लिया था जॉब से। अच्छा, जब मैं प्रिपरेशन पहली बार कर रहा था, हाँ उस फेज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि उस टाइम भी मेरा ये होता था कि मैं लाइब्रेरी में, मैं जो मेरे अंकल, मेरे एक बड़े मामा हैं, उनको एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि मैं बहुत लंबा देर बैठ सकता हूँ कहीं पे भी। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज वो चीज़ आपको काफ़ी वो करती है कि आप अगर और ये मैं अपने आप को भी कभी कभार चैलेंज करता हूँ कि हाँ
ये एक टॉपिक चल रहा है, इसको पहले ख़त्म करता है फिर मैं उठूंगा, या अच्छा चलो इतना हो गया थोड़ा और पुश करते हैं। ये मैं पढ़ाई के स्टेज में भी यही चीज़ रखता था कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद ही मैं बाहर उठ के कहीं ब्रेक लूँगा या अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा, कहीं भी कुछ भी घूम रहा हूँगा, कहीं मैं मेरे जितने रिलेटिव्स भी हैं दिल्ली में वहाँ पे भी मैं उनसे मिलने जाऊँगा, तो मैं एटलीस्ट ये अगला नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट। तो वो मेरे लिए कभी भले एक सेटिस्फैक्शन होता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ मैं ये छोटे छोटे टारगेट दिन के कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसमें लेकिन कंसंट्रेशन हो पाता था कि अगर मैं इतना पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पुश कर रहा हूँ तो हाँ, मैं अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए उस कंसंट्रेशन को लाने के लिए मैं मेरे अपने कुछ मोटिवेशनल एलिमेंट्स हैं, मैं उन चीज़ को हमेशा हार्नेस करता हूँ और वो मुझे हमेशा रोक देती है कि हाँ नहीं बैठते हैं थोड़ी देर। वन ऑफ विच इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक मुझे एक तरह से काफ़ी हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट से कट ऑफ होने के लिए, कि मुझे एक और हो सकता है ऐसा भी होता है कि मैं एक ही गाना सुन रहा होता हूँ, वो 20 बार सुन रहा हूँ या 40 बार सुन रहा हूँ, बट दैट मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने ये गाना कितनी बार सुना है। बट वो हो जाता है कि आप उस चीज़ में इतना फोकस हो जाता है कि आपको गाने का भी नहीं पता चलता है, बट हाँ दैट सॉन्ग इज़ लाइक अ नॉइस फिल्टर की तरह कि आपको बाकी का पता ही नहीं चल रहा है। एक चीज़ होती है ना कि मोटिवेशन वर्सेस वो डिसिप्लिन, कि मोटिवेशन आपको थोड़ा पुश दे सकता है जब आप मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में हो जहाँ आप एकदम फॉल आउट पे हो कि यहाँ से गिर जाओगे। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन देता है, तो उसमें क्या आप बोलोगे रोल डिसिप्लिन और मोटिवेशन का? जैसा कि आपने बोला डिसिप्लिन, अगेन अगर इसको भी देखा जाए कि अगर मैं बैठ रहा हूँ ज़्यादा देर के लिए, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए भी बैठ रहा हूँ, तो दैट मोटिवेशन इज ऑल्सो समवेयर हेल्पिंग मी टू एंश्योर दैट डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन इंटैक्ट रहे। एक लार्जर विजन है जो पुश करता रहता है, वो हमेशा पुश करता रहता है। मैंने अब देखा है बहुत से मेरे फैमिली रिलेटिव्स और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जितने, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक टाइम बाद वो अफेक्ट करता है कि अटेम्प्ट इतने हो गए, अगला वाले में क्यों पढ़ूँ, मैं इतना आता ही है। बट देन अगेन द थिंग इज़ दैट कि मैंने एक चीज़ अपने में नोटिस करी है, या और मैंने दूसरे लोगों में भी नोटिस करी है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आप उस कंसिस्टेंसी को फिर से मेंटेन ना करेंगे तो वो आपको आगे कहीं ना कहीं आपको उस रोड ब्लॉक पे लेकर आएगी जहाँ पे आप अगले फेलियर के लिए भी रेडी आपको होना ही पड़ेगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसे ना कि कंटिन्यूसली अपग्रेड होता रहता है। एंड इसके साथ एक चीज़ मैंने एक और मैं मतलब मेरे लाइफ में मैंने एक सॉर्ट ऑफ आप मंत्रा बोल सकते हो, मैंने एक चीज़ मतलब मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आप वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तब तो यू आर बाउंड टू फेल, बट अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है तो शायद आप फेल ना करें, वो शायद लगा रहेगा, दैट इज वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। बट दैट थिंग इज दैट कि उस दूसरे केस में आप बाउंड टू फेल हो, इस वाले केस में आपका शायद वो फेलियर आपको ना मिले। इस प्रिपरेशन में आपने बस एक ही साल डेडिकेटेड दिया और इमीडिएटली आपने डिसीजन लिया कि मैं फिर से जॉब करूंगा और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करूंगा। आपने क्यों नहीं कि ठीक है मैं और 1-2 साल फुल्ली डेडिकेटेड देता हूं, मैं तो थोड़े मास से रहता, ये डिसीजन क्यों नहीं लिया आपने? मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं जब इंस्टीट्यूट के साथ जब मैं मतलब काम करने लगा तो मैंने एक चीज़ देखा कि वो भी कहीं ना कहीं कंटेंट भी अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, जैसे मैंने एक इंस्टीट्यूट के लिए यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी ली, मतलब इकोनॉमिक सर्वे के लिए लिया, करेंट अफेयर्स के लिए भी लिया, तो आई हैव सीन दैट इनफैक्ट मैं जो क्वेश्चन आपने पूछा वो क्वेश्चन मेरी मदर ने भी मेरे से पूछा है कि इज इट फाइन दैट यू आर एबल टू डू योर प्रिपरेशन। सो आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज सेड टोल्ड देम कि देखो जब हम वीडियो प्रेजेंट भी कर रहे हैं या कंटेंट लिख भी रहे हैं या बना रहे हैं, हमें उस चीज़ को पहले पढ़ना पड़ता ही है, तो टेक इट इन दैट मैनर कि हाँ आपका कंटेंट क्रिएशन भी कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो अभी कुछ नए लोग आए मेरे टीम में, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आई गारंटी देम कि ये आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हेल्प करेगा जो जिस टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं। सर इस चीज़ से मैं थोड़ा स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं भी 1 साल से कंटेंट में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता मतलब कि कंटेंट आप बनाओ ना तो ऑर्गेनाइजेशन की एक वो होती है एक्सपेक्टेशन कि आपको ये काम इतने टाइम में डिलीवर करना है, फिर आप आपका मोटिव नहीं रहता कि ये मैं अपनी तैयारी के लिए पढ़ रहा हूँ, आपको वो रिव्यू करना रहता है, उसमें ये आपका ये फोकस रहता है कोई एरर ना निकले, कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत ना है और जल्दी से जल्दी वो डिलीवर करना रहता है, बहुत सारा बल्क में करना पड़ता है, तो उससे प्रिपरेशन में हेल्प आप कनेक्टेड रहते हो
लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे हेल्प मिलती है। इसका एक और मैं रीज़न दे सकता हूँ कि मुझे क्यों लगता है मेरे प्रिपरेशन में हेल्प करता है। वन ऑफ द मेजर रीज़न जो मैंने एक तरह से दिपिन सर का, जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प इसलिए भी किया, रीज़न उसका सबसे बड़ा ये था, लाइक ही यूज्ड टू से कि आपका प्रिपरेशन, अगर आप कंटेंट बना भी रहे हो, जिस चीज़ के लिए बना रहे हो, आपको बहुत सारे सोर्सेज को टैप करना पड़ेगा। आप रीड करोगे, जितना आप रीडिंग आपका होता जाएगा, टाइमलाइन हर बहुत चीज़ों के लिए होते हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट भी अपने आप में एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी हम देखें तो प्रोजेक्ट डेडलाइंस हैं। तो वो प्रोजेक्ट डेडलाइंस में भी अगर आपको काम करना है, पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। मैं उसमें अगर मेरा ये रहता है कि मैं जितने सोर्सेज है, जहाँ पे भी चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ को उस वे में इनकॉर्पोरेट कर सकूँ ना। मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने जैसे मेरी एक टीम में एक थी, उनको मैंने कोऑपरेटिव मूवमेंट दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दिया। नाउ हम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक प्रॉपर वे पे स्ट्रक्चरिंग देखें कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ तो रहेगा, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे हेल्प कर रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने रिव्यू किया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे वो दिए, डायमेंशन दिए कि ये डायमेंशन भी ऐड हो सकता है। तो उससे क्या हुआ कि पहले जब मैंने उन लिंक्स को खोल के देखा तो दैट समवेयर ऑल्सो इट हेल्प मी कि हाँ मैं अपने मेंस आंसर में भी अगर कहीं लिखना चाहिए या कहीं पे भी मैं अपने प्रीलिम्स से भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई किया, तो दैट इज़ समवेयर गोइंग टू हेल्प मी कि मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने देखा, जब मैं उनको दे रहा था एग्जांपल्स, हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो भी होता है, हम इधर से कहीं यूके, यूएस, यूरोप, इस टाइप के एग्जांपल्स ले लेते हैं। ना आई फाउंड वन बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मुझे फिलीपींस का मिला कि वहाँ पे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होते हैं, सोसाइटीज़ हैं, दे हेल्प टू फॉस्टर पीस, मतलब वो पीस हारमोनी क्रिएट करने में भी काम करते हैं। दे मतलब वो आर्बिट्रेशन की तरफ आएंगे, आपके जो भी डिस्प्यूट्स हो उनको हैंडल करने में काम आते हैं। यूएस का एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल मिला कि हम जैसे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में हेल्थ केयर, अगर आपने डायरेक्ट नहीं सुना, यूएस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हेल्थ केयर को अपग्रेड करने में काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि अगर आप पढ़ते पढ़ते आपका कहीं ना कहीं, इट्स नॉट जस्ट कि आपका कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि हाँ मैं जो भी रेफरेंसेस दे रहा हूँ, जहाँ से भी दे रहा हूँ, मैं इसको मेंस में या अपने जब वो लिखूंगा, कहीं पे भी लिखूंगा, वो मुझे हेल्प करेगा। एंड दैट हैज़ हेल्प मी इन माय आंसर राइटिंग, जहाँ पे मैं अभी कर भी रहा हूँ, जहाँ पे जिस टाइप के मेरे मार्क्स आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ही होता है ना सर, तो इसके लिए आपने एक परमानेंट होता है जो आप कर रहे हो, फ्रीलांस भी होता है ऑप्शन, जिसमें आप 2 या 3 घंटे दिन का दो, आप 10-15 हज़ार से 20 हज़ार मंथली ऑलमोस्ट निकाल सकते हो। आपकी जो स्टडीज़ है वो भी साथ में काफ़ी अच्छे से चल सकती है। आपने दूसरा रास्ता चुना जो है फुल टाइम वर्क। मैंने फुल टाइम भी किया, मैं फ्रीलांस भी साथ साथ कर फ्रीलांस अभी कर रहे थे। एग्जैक्टली। मैं जैसे कॉपी वैल्यूएशन किया हुआ है, वहाँ पे पेमेंट थोड़ा कम मिलता है, इंस्टीट्यूट लेकिन काफ़ी बड़ा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यस मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखा, उस केस में भी मेरी मदर ने पूछा कि कॉपी वैल्यूएशन इज़ हेल्पिंग इन योर प्रिपरेशन ऑडिटर, तो आई सेड कि सी वन थिंग व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी विद कॉपी वैल्यूएशन, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया मेंस आंसर राइटिंग में, बिकॉज जब मैं आंसर्स को चेक करता हूँ, जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो जो पॉइंट साथ साथ आते रहते हैं, अगर वही सेम कॉपी 20 कॉपी या 30 कॉपी है, अगर मैं उसी चीज़ को बार बार चेक कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एनग्रेव कर जाता है कि हाँ मैं एक तरह से रिवीजन कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक को। जैसे अगर नेशनल मूवमेंट की बात हुई, अगर ट्राइबल अपराइजिंग की बात हो रही, तो मेरे पास वो सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि मैं उस चीज़ को ऐड कर सकूँ। लेकिन इसमें वही आया ना, इसने बोला जैसे कि कंटेंट में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो वो एक डेडलाइन होती है, उसका क्या, लाइक हमें उस टाइम पे डिलीवर करना होता है, हम लाइक लिमिटेड 8 घंटे, वी आर ह्यूमंस, 8 घंटे काम करते हैं, घर पे जाना होता है, कुछ घर के भी इश्यूज होते हैं, काम होते हैं, वो देखने पड़ते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें। और बैक ऑफ द माइंड हमारा ये होता है कि अरे हाँ कंटेंट भी डिलीवर करना है, टाइम पे भी सब करना है। और वही है ना कि एक साथ में कि जैसे आप 8 घंटे काम कर रहे हो सकता है आप 2 आर्टिकल करंट अफेयर के बना दो या 5 मेंस के आंसर बना दो। सेम चीज़ आप पढ़ाई में कर रहे हो तो आप 3 घंटे में एक पूरा मेंस का पेपर लिख सकते हो, 20 क्वेश्चन, साथ में उसका रिवीजन हो सकता है, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो काफ़ी डाइवर्स चीज़ें दोनों। या बैक ऑफ द माइंड हमें ये नहीं रहता ना कि वी आर नॉट आंसरेबल टू समवन, तो लाइक हम लिखते जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमें किसी को केटर करना है कि हाँ भाई ये एरर ना आ जाए, अगर ये हो गया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको कैसे टैकल करें। मैं इस केस में जैसे आपने जो एग्जांपल लिया, काफ़ी मुझे इससे ही एक पॉइंट मिल गया, बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्टूडेंट के लिए क्या सही रहेगा। सो वो स्टूडेंट कौन है, मतलब हम ही है वो। हाँ, हम भी अपने आप में एक स्टूडेंट ही है। तो समवेयर मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि अच्छा अगर मैं ये पॉइंट आगे लिख रहा हूँ
तो इज़ इट ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि मैं जो वो पॉइंट बना रहा हूँ उसके साथ साथ या कंटेंट में फ्लो या जिस वे में भी मैं बना रहा हूँ, तो वो मेरे दिमाग में भी रहता है कि हाँ अगला पॉइंट अगर मैं इससे रिलेटेड बिना कोई बुक देखे या कुछ किए मैं खुद से लिख रहा हूँ, तो इज़ इट समवेयर उसको एडजॉइन कर रहा है कि नहीं. अगर वो एडजॉइन कर रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने उस प्रिपरेशन को उस एक्सटेंट तक लेकर गया अपने प्रिपरेशन को कि मैं उस कंटेंट में अपने वैल्यू एडिशन भी करता जा रहा हूँ. जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. मैं अभी जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे कभी कभार मैंने अपने हायर अथॉरिटी से डायरेक्ट इस चीज़ के लिए एक्सेस मांगा है कि मैं अपने कुछ एनालिसिस अगर देना चाहूँ. जैसे फॉरेन पॉलिसी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, मैंने एक चैप्टर बनाया IR के लिए. वहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक IR में आपको कोई स्पेसिफिक वो नहीं मिलेगा कि हाँ भाई दिस इज़ फॉरेन पॉलिसी, ये इसके पैरामीटर्स है. कुछ डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं जो अलग अलग थिंकर्स ने या इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट ने बोला है. बट जैसे एक मेरे दिमाग में उसी टाइम पे एक पॉइंट आया कि फॉरेन पॉलिसी अपने आप में एक ऐसी पॉलिसी है जिसको आप बैक ट्रैक कर सकते हैं, रिवर्स जा सकते हो उसी पॉलिसी पे. फॉर एग्जांपल ग्रेट पावर फटीग ले लिए. जैसे रशिया के केस में रशिया अफगानिस्तान गया, एक टाइम बाद वापस आ गया. दैट वाज आल्सो देयर पॉलिसी कि वो वहाँ गए, एंड दैट वाज आल्सो देयर फॉरेन पॉलिसी कि वो बैक ट्रैक किए. सिमिलरली दैट इज इन द केस ऑफ अमेरिका. वो गए वहाँ पे कि मतलब वॉर ऑन टेररिज्म, एंड टुडे व्हेन जो बाइडेन केम बैक वो वापस आ गए. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि वो मेरे बैक ऑफ द माइंड खुद से आया कि हाँ ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं मैं उसी प्रिपरेशन को उसी का अपने कंटेंट को बनाने में काम में ला रहा हूँ. तो वहाँ पे भी मेरा कभी कभार आया था कि ओके अगर मैं ये पॉइंट भी डाल रहा हूँ सामने सामने तो ये बच्चे को एक अलग डायमेंशन में दे सकता हूँ कि हाँ भले मैंने अपने वे से उस एनालिसिस को लाया, मेरे को तो वो क्योंकि वो मेरे प्रिपरेशन या मेरे ऑब्जर्वेशन से है, लेकिन जब मैं उस चीज़ को आगे वाले को डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं उसको भी एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. प्लस मेरा अंदर भी एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि अगर मैंने ये एनालिसिस खुद से किया और अगर वो सामने वाला मेरे जो सीनियर अथॉरिटीज़ है अगर उस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, दैट मीन्स समवेयर आई हैव ऑल्सो एंश्योर्ड दैट कि मेरा वो पर्सपेक्टिव मेरे उस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं रेजोनेट हुआ. एग्जैक्टली. तो इसमें आप जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आए थे, आपने डिसीजन लिया था, तो बहुत सारा मटेरियल वगैरह मतलब यहाँ पे होगा, तो वो आपने कैसे काट छाटा, मतलब ठीक है मुझे इतना लिमिटेड पढ़ना है, या आपने भी बहुत सफ़र किया कि मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत सफ़र किया है एज यूजुअल्स बहुतों की तरह. बट मैंने जब मेरे मतलब आफ्टर मैंने मेंस दिसंबर 2022 में जब देने के बाद जब मैंने करंट अफेयर्स लिया फोरम का, दैट हैज़ समवेयर हेल्प मी की टू अंडरस्टैंड कि हाँ होराइजन कितने बड़े रख सकते हैं और एक ही सोर्स से लेकर वो कर सकते हैं. इसमें मतलब हमारी वो भी आप कंटिन्यू कीजिए. हमारी एक बात रहेगी ना कि सर ने आपको बिफोर और आफ्टर मतलब आपके चेंज कैसे आया, वो भी हम जानना चाहेंगे. आपको में चेंज कैसे आया था सर के मिलने के बाद? मैं इसी चीज़ पे आऊँगा. जैसे मैंने एक चीज़ देखा सर के साथ कि सर ने एक तो वो होता है कि सर के साथ कि जब वो मेंस के प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ाते हैं और जब वो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ाते हैं उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग अलग रहता है. वो मेंस के हिसाब से क्या होता है कि उनको ये रहता है कि जैसे आपने मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या कोई न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड उन्होंने सारे डायमेंशन बताए कि भाई इको सेंसिटिव जोन्स क्या थे, केरला में क्या इशू चल रहा है जो अभी रिसेंटली हुआ. देन वो डायमेंशंस पे आ जाएंगे कि हाँ हमारे इट्स नॉट ओनली दैट कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे ही हमें बात करनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहाँ क्या क्या है उस चीज़ पे भी हम आ सकते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफरेंट चीज़ें जो हमारे प्रीलिम्स में हेल्प करेगा. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोटेक्टिंग रिवर्स एंड लेक्स, दैट इज एनवायरनमेंट का ही पार्ट है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट दैट इज प्रेजेंट इन द आपके फंडामेंटल ड्यूटीज. सो ये अपने आप में फिर आप जब खुद भी जब कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो और जब आप ये फिल्टर्स अपने खुद के भी जब एनालिसिस करते हो और जब सर के थ्रू भी जो चीज़ें आती है तो आपको पता लगने लगता है कि अच्छा मेरे को ये कहाँ पे प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है, मेरे को ये कहाँ पे मेंस में हेल्प कर सकता है. सर अभी कुछ दिन ही बचे हैं प्रीलिम्स के लिए 24 के. अभी आप अगर प्रिपेयर जैसे कर रहे होगे, ये लास्ट डेज की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? मेरा नॉर्मल एक सबके लिए एक यही रहता है कि जितने आप टेस्ट देना चाहो उतने आप टेस्ट दो. एटलीस्ट वो आपको एक चीज़ एक टाइम बाद आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स का पता चल जाएगा कि हाँ इसका पैटर्न क्या है, तो आप उस वे में क्वेश्चंस को फॉलो अप भी करने लगते हो कि हाँ मैं इस अगले आंसर को मैं इस तरह से आंसर कर सकता हूँ. बट यस जितना आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट आपके माइंडसेट को वो डेवलप करेगा. इसका बहुत बड़ा रीज़न ये रहा है कि मैं जब 2022 में प्रीलिम्स क्लियर किया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी ये था. मैं
प्लान किसी और का था. उसने बोला कि हम डेली एक टेस्ट लगाएंगे. व्हाट यूज्ड टू हैपन कि ही वाज नॉट अ वर्किंग गाय, मैं वर्किंग गाय था, तो मैं लाइब्रेरी से मैं आता था, टेस्ट लगाते थे, एंड होता था कि कभी कभार मैं 70 पा रहा हूँ, वो 75 पा रहा है, या मैं 75 पा रहा हूँ, वो 70 पा रहा है. तो वो चीज़ हो जाता था कि मेरे लिए होता था कि मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का हूँ कि 75 क्यों आया मेरे को अगले दिन 80 लाना है. उसके साथ क्या होता था कि 70 आ गया, अब मैं पहले अगले 2-3 दिन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ. कहते हैं ना, उसी मुहिम में और भी लोग जुड़े, बट वो डेली नहीं, उनसे नहीं हो पाता था. मैं उस चीज़ को लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे करता था. मैं भले ही जाता था मार्केट में पे करके और पेपर्स उठा के लाता था, बट मैं डेली टेस्ट लगाता था कि चाहे कुछ भी हो, मार्क्स जैसा भी आएगा, मैं एटलीस्ट जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होंगी, सॉल्यूशंस में जो भी चीज़ें दिया होंगे, मैं उसको रेड पॉइंटर करके पॉइंट आउट करूँगा कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जो मुझे याद नहीं था, मेरे बैक ऑफ द माइंड याद नहीं था. एटलीस्ट जब मैं उन पॉइंटर्स को रखूँगा और मैं जब वीकेंड्स में बैठूँगा उन्हीं पॉइंटर्स को फिर से देखने, तो वो चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड याद रहेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे एक मेंटर ने बोला था कि आप हमेशा ट्राई करो कि 70 to 80 या 75 to 80 क्वेश्चंस हर टेस्ट में अटेम्प्ट करो प्रीलिम्स के लिए. तो ऐसा भी होता था कि कभी कभार मैं 50 करता था, कभी कभार मैं 60 करता था. सो व्हाट हेल्प मी कि नहीं 75 और 80 करना है, जबकि आपको आता नहीं है. तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ देखा कि आपका एक टाइम बाद कहीं ना कहीं लॉजिक आपको अपना लगाना पड़ता है कि ये हो सकता है, शायद ये ना हो. अब उसमें भी मेरे को उस चीज़ ने हेल्प कैसे किया कि अगर मैं 60 कर रहा हूँ, मुझे आते 60, किसी ना कुछ करके भी मैं 60 कर लिया इधर उधर करके, बट अगर वो 80 तक मुझे जाना है, तो मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किए, अगर आपके 10 भी सही हैं, 10 गलत भी हुए, तो ओवरऑल आपने नेट प्रॉफिट ही रहा, आपको नेट लॉस नहीं हुआ. तो वो एक मेरे को उसने मुझे हेल्प किया कि ठीक है, मिस्टेक्स हो सकती हैं जब मैं लॉजिक लगाना चाहूँगा या थोड़ा सा इस वे में अपने जाऊँगा, बट दैट ऑल्सो हेल्प मी कि मेरा गट क्या बोलता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में. एक ये टेस्ट सीरीज लगाना और उसको फिर इवेलुएट करना, मतलब उससे सीखना कि क्या हुआ है, उसको बाद में फिर से विजिट करना, उसके सॉल्यूशंस देखना, इन सब में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टायरिंग प्रोसेस है. तो हर दिन ये टेस्ट लगाना, फिर उसके बाद उसका रिव्यू करना कि आपने कैसा अटेम्प्ट किया, उसमें गलतियाँ निकालना, फिर गलतियों को ओवरकम करना, फिर नेक्स्ट टेस्ट लगाना अगले दिन. सर ये मतलब काफ़ी टायरिंग प्रोसेस है, ये कैसे करते थे? काफ़ी मैं मानता हूँ टायरिंग प्रोसेस था, बट उसके लिए मैं उस वे में अपना टाइम शेड्यूल भी रखता था. जैसे मैं काफ़ी उस पीरियड में काफ़ी नॉक्चरल टाइप का आदमी था. मैं रात को जगता था, क्योंकि मेरा एक तो ये होता था कि मैं लाइब्रेरी की मैं पूरी फीस देता था 24 आवर्स की, कि मेरी सीट फिक्स होनी चाहिए, वो कहीं कोई हटा ना दे, जो कि यहाँ का ओवरऑल सिस्टम है यहाँ पे. वो तो अलग ही सिस्टम तो है यहाँ पे. उस वे में क्या होता था कि जब मैं आता था ऑफिस से आया, तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी में ही घुसता था. बीट में एक चीज़ ये भी होता था कि बहुत लोग ये बोलते थे, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा कभी का कंसर्न होता था उनको, जो कि उनको हमेशा लगता है मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हूँ, प्रो एक्टिव नहीं, ओवर एक्टिव हूँ. बट ये मेरा रहता था कि बैक ऑफ द माइंड की टायर्डनेस रहेगी, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे कुछ भी हो, टायर्डनेस रहेगी, आपको अपने माइंड से उस फटीग को हटा के आपको बैठना है. सर वो कांटे से कांटा निकलता है ना, वैसे टायर्डनेस से टायर्डनेस, मतलब Exactly. मतलब वो क्या और काम करो क्या फिर? काम इन द सेंस मतलब तुम काम से आओ फिर लाइब्रेरी में घुसो और काम करो. एक तो इसमें ये होता था कि मैं तुरंत लाइब्रेरी में बैठता था, तो मैं सबसे पहले काम करता था न्यूज़पेपर. बैक पेन वगैरह कुछ नहीं? एग्जैक्टली, बैक पेन मेरे को बहुत ज़्यादा होता है मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा. बट मैं आके सबसे पहले क्या करता था, लाइब्रेरी में जाके पहले उस दिन का थोड़ा न्यूज़पेपर देखा, आधा पौना घंटा वो किया, देन मैं जाता था अपने रूम में, एक बार शावर लेता था, बिकॉज समर का वो टाइम ऐसा अच्छी आती ना उसके बाद नींद भी आती है, मतलब और सब आप चीजें बता फील करते हो. अब नींद आपको तब आ सकती है जब आप बेड पे उतर आओ. अगर आप बेड पे नहीं जाना चाहो, आपको वो एक पुश देना पड़ेगा, कि एक नज देना पड़ेगा, जो हम इकोनॉमिक सर्वे. वैसे हमने वो पूछा नहीं, आपका मोटिवेशन क्या था यूपीएससी, वही बता सकता है कि मतलब आपको आप इतना हार्डवर्क कर रहे थे, मतलब क्या करना था वो यूपीएससी, मतलब आपका मोटिवेशन? मैं रिसेंटली मैं जब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के इंटरव्यू में जब गया था, मैंने और भी एग्ज़ाम बीच में थोड़ा देना स्टार्ट किया. एस्पिरेंट की हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, अगर आपका सिविल सर्विस होता. तो मैंने आई सेड क्लियरली कि या तो मुझे नीति आयोग का CEO बनना है या तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है. तो मेरा वो हमेशा से रहा है कि जब भी कोई भी न्यूज़ देखा, पॉलिसी मेकिंग में मैं बहुत इंटरेस्टेड, जो कि जैसे आपने बोला ना कि संजीव सान्याल सर ने बोला कि नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि वो पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहते हैं, वो एक
कुछ न कुछ मतलब 0.1% भी सर चेंज हो वैसे सके। आप लैटरल एंट्री भी ले सकते थे। मैं लैटरल एंट्री बिल्कुल सर, मैं अगर आज के डेट में अगर मेरा क्लियर भी नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल लैटरल एंट्री के लिए भी जाऊँगा, मुझे कोई वो नहीं है, शर्म नहीं रहेगी। बट यस जैसे मेरी पॉलिसी मेकिंग क्यों, लेकिन मतलब आपको क्या लगा कि मतलब कुछ चेंज, मतलब कौन सी किस फील्ड में, मतलब पॉलिसी मेकिंग मतलब कहीं पे भी, मैं इकोनॉमी में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, सोशल सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट है। अब अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब लोग बोलते कि मुझे सोशल सर्विस करनी है थ्रू यूपीएससी की, आपका चला था कि जाके मुझे पॉलिसी मेकिंग में जाना है। पॉलिसी मेकिंग में जाना है, प्लस अगर मैं उस चीज़ को कुछ भी चेंज कर सकूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक आंट है, उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर भी किया था, बट इट वॉज इन लेट 1980s में। तो जब वो रिटायर हुए, काफ़ी अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए, एंड शी टोल्ड कि शी हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद वन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर एट दैट टाइम, कुछ सालों पहले। तो आई आस्क्ड हर कि ऐसे भी होते हैं तो आप उस केसेस में करते क्या हो। तो वन थिंग शी टोल्ड मी एट दैट टाइम, उस टाइम में मैं तब तक सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आ चुका था, मतलब 2020-21 में ये उन्होंने मुझे बोला था कि सी यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। वॉट यू शुड थिंक कि एटलीस्ट अगर आपके काम से अगर 0.1% ऑफ द सोसाइटी में भी किसी ने कुछ अच्छा किया, तो यू शुड एटलीस्ट, आप रात को नींद अच्छी आती है। दैट शी इज टोल्ड मी। तो रात को सोते नहीं आप तो? मैं बिल्कुल रात में सोता हूँ। आई एम गुड, मतलब मैं अच्छे से सोता हूँ, मैं स्लीपिंग आवर्स मेरे काफ़ी वो है। मैं लेट सोता हूँ, बट मेरे उस अकॉर्डिंग मैं ऑफिस भी उस अकॉर्डिंग ही आता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। बैक टू द आपकी वो स्टोरी कि आप आते थे ऑफिस से और फिर से आप तैयार होते थे। मतलब मैं शावर लिया, शावर लेने के बाद, क्योंकि वो हो जाता था मेरे लिए, शावर इसलिए नीड होता था बिकॉज मैंने एक चीज़ देखा था, थोड़ा क्योंकि बॉडी थोड़े इश्यूज़ है, इस वजह से मुझे काफ़ी पसीना आता है, तो वो शावर मुझे काफ़ी फ्रेश फील करा देता था। एंड तब तक मैंने एक चीज़ देखा है, ठंडे पानी से थोड़ा बैक पेन कम हो जाता था मेरा। तो मैं फिर रेडी हो जाता था कि ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए चलते हैं, खाना वाना खा के, डिनर विनर करके। एंड उस टाइम पे मैंने खर्चे भी बहुत अपने किए हैं। मेरा ये रहता था कि बैठा हुआ हूँ, कोई चाय वाय की शॉप नहीं खुली होगी, तो करोल बाग के चले गए आप 24/7, कहे चलो वहीं पे ही कॉफ़ी उठा के लाते हैं, लेकिन उठा के लाते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे लेकिन होगा। और फ्रेंड्स भी कुछ कुछ होते थे, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं होते थे, उनके साथ जाता था। ऐसा होता था कि आप कल अगर आपके साथ कोई और नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपका क्योंकि मेरे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं गाना सुनते सुनते चला जाता था कि मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, एक कंपेनियन है। आप दिल्ली में रोड पे गाना सुनना मतलब ज़रा रिस्की नहीं है? गाड़ी कहाँ से भी आ जाए? पाथवे होते हैं, आप आराम से उसमें चल के जा सकते हो। पाथवे होते हैं? हाँ, आपको करल बाग में दिख जाएगा। अच्छा। तो आपको आराम से आप जा सकते हो। तो हाँ, वो एक बहुत बड़ा वो रहता था कि म्यूज़िक भी बहुत हेल्प करता था माइंड सूदिंग करने के लिए, कि हाँ नहीं अगला राउंड के लिए बैठना है, फिर अगले राउंड के लिए बैठना है। तो वो एक बहुत बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था कि प्रिपरेशन करते रहना। और हाँ, लौटने के बाद, शावर लेने के बाद पहले टेस्ट देता था, कभी कभार अकेले देता था, जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभार प्लान जिनका था उनके साथ भी देता था। तो जब देने के बाद मैं क्या करता था, मैं तुरंत नहीं चेक करता था कि हाँ मेरी क्या क्या, चेक कर लिया स्कोर कितना आया है, ये नहीं चेक करता था कि मिस्टेक्स कितनी है। मिस्टेक्स क्योंकि मैं एक काम क्या करता था, मैं मॉर्निंग में उठ के एक बार, सुबह उठ के एक बार देखता था, बिकॉज उस टाइम फ्रेश माइंड में मैं उन चीज़ों को देखूंगा तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड और अच्छे से रहेगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग जो बीच बीच में अपना जो भी बुक्स हैं, जो भी चीज़ें वो पढ़ा। जब मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले काम कर रहा था, जब मैंने उस टाइम प्रीलिम्स निकाला, तो तब भी वहाँ पे क्या करता था, लंच टाइम पे भी मैं क्या करता था, यूट्यूब पे कोई वीडियो चला लिया, कुछ भी चला लिया, बट दैट शुड बी ओनली रिलेटेड टू यूपीएससी, कुछ भी है, ताकि जैसे हॉट टॉक्स वीडियो हो गई। काश वो पहले उस टाइम पे होता तो मैं ज़रूर देखता, तो बट आगे देखूंगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। दैट्स माई एश्योरेंस। तो ये होता था कि हाँ तब भी मैं कुछ कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप को ग्रॉसली उस वे में इन्वॉल्व रखता था। नेक्स्ट, जब अगेन वही बात आता कि वीकेंड्स में जब मेरा सैटरडे संडे, जब मैं एक छुट्टी वाला माहौल मिलता था, तो मैं तब क्या करता था, तब मेरा होता था कि अब मैं उन जो भी मैंने रेड पॉइंटर्स निकाले उनको एक बार रिवाइज़ करूँगा। प्लस सैटरडे संडे को मैं डायरेक्ट टेस्ट नहीं देता था, उस टाइम पे मैं थोड़ा रेस्टिंग पे उस पर रहता था कि हाँ अब मैं बैठ के जो भी चीज़ें पढ़ने को, या मेरा जहाँ मेरे लकूना है मैं वहाँ पे वो करूँगा। जैसे ज्योग्राफी उस टाइम पे मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक था, काफ़ी ज़्यादा, टू बी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। और मेरा ये होता था कि मैं आखिरी के 1-2 हफ्ते थोड़ा अपने आप को पुश करता था कि नहीं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा और ध्यान देते हैं, कि
थोड़ा तो ट्राई करें। सर आप पता है वो नारायण मूर्ति जिन एक बार एक कहा था कि 70+ आवर्स काम करना चाहिए, आप एक बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है उनके लिए कि आप 70+ ने आप 80-90+ आवर्स काम मैंने जिससे एक सिमिलर क्वेश्चन है कि बर्नआउट हो जाता है, हम मोनोटोनस कर रहे सब यूपीएससी, और एक बार ऐसा होता है बस यार मतलब हो गया, हम कर रहे ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि मैं कर रहा हूँ? मेरा इस वे में बर्नआउट नहीं हुआ है कि नहीं अब यूपीएससी अटेम्प्ट्स ही छोड़ देना है। नहीं वो वाला नहीं, मतलब वो तो लाइक एक्सट्रीम हो गया, लेकिन डेली मैं कर रहा हूँ मैं ऑफिस में भी वही कर रहा हूँ, फिर मैं घर आके वो कर रहा हूँ। इसमें कभी कभी आप देखते थे कि लाइक और मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी हॉबीज़ वगैरह आप कैसे मतलब उसको? इसमें मैं आप ही ने आंसर कर दिया। मेरे हॉबीज़ ने मुझे काफ़ी इन चीज़ों में हेल्प किया, जैसे बुक रीडिंग मैं करता हूँ। हाँ लेकिन वो अगेन रीडिंग के टाइम में मतलब ऐसे नहीं आया वो लाइक अगेन रीडिंग में भी इट डजंट मैटर कि ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। दैट बुक रीडिंग मे नॉट बी यूपीएससी से रिलेटेड हो सकता है मैं दूसरी बुक रीडिंग कर रहा हूँ। बुक रीडिंग में मैंने एक चीज़ देखा, मैं जब भी ऑथर्स का ही पढ़ रहा हूँ, बीट पॉलिटिकल साइंस का भी, मैं कुछ पॉलिटिकल भी पढ़ रहा हूँ या हिस्टोरिकल भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरा वो रहता है कि मैं यूपीएससी वे में नहीं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा उसको जिस वे में मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ। मैं उस टाइम पे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता। हाँ बिल्कुल दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन अगर मैं इसको कहीं यूज़ कर सकता हूँ, जो मैं करता भी हूँ, मेरी हरकतें वैसी हैं, दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आ जाता है। बट द थिंग इज दैट कि उस टाइम पे दैट टाइम मैं केवल और केवल अपना रीडिंग कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट। देन अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक हो गया, जो मैंने कहा मेरे पास एक पेट है, मैं उसके साथ बहुत खेलता हूँ। दैट ऑल्सो हेल्प्स अलॉट इन मी की स्ट्रेस बस्टर की तरह वो काम करती है। वो काफ़ी मुझे मतलब अगर मैं इमोशनली भी डाउन हूँ, मेंटली डाउन हूँ, मैंने एक चीज़ देखा पेट्स के साथ, मैं चाइल्डहुड में भी मैंने डॉग्स के साथ खेला और अभी मेरे पास एक कैट है। तो मैंने एक चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस की है कि ये पेट्स को आप पता चल जाता है कि हाउ इज़ योर मूड एंड आपके पास वो उस वे में बैठेगी कि आप उस फॉर सेकेंड्स के लिए आप भूल जाओगे। एंड वो कैट इतना इफेक्टिव है मेरे केस में कि जब भी मैं इमोशनली भी डाउन रहा हूँ, मैं अगर कुछ टीयरसम में भी जा सकता हूँ ऐसे मोमेंट्स में, दैट हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। मतलब मेरी कैट ने उस वे में शी कैट जो भी बोलना चाहो, शी कैट हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट। सही है, वो सुन रही होगी तो मतलब म्याऊ। हाँ एंड म्याऊ, वो मैं भी माऊ करता हूँ उनको उस वे में, वी टॉक इन दैट लैंग्वेज ओनली। बट द थिंग इज दैट कि आप उन मोमेंट्स के लिए अपने सारी चीज़ें भूल जाते हो कि हाँ कि दिस कैन बी माई बर्न आउट फेज, दिस कैन बी सर मतलब आप है ना एक परफेक्ट है ना हस्बैंड मटेरियल हो, आप इतना काम करते हो। नहीं आपके पास एक कैट है, सब है, आपके पास जॉब है, मतलब एक परफेक्ट आई थिंक मुझे लग रहा है मटेरियल। कोई सुन रहा होगा तो आपको लाइक मुझे लगता है आज अप्रोच ना कर दे। मैं ये काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बट ये जो भी चीज़ें हैं, अगर वर्किंग वाला भी जो चीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे इंस्पिरेशन है। मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे नाना जी हो गए, उनका इंस्पिरेशन वो भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैंने अपने मदर एंड मेरे अंकल्स को भी देखा है, जब वो काफ़ी फाइनेंशियल उनका बिजनेस है, ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में भी उन्होंने उस वे में एफर्ट डाले हैं जहाँ से उन्होंने अपनी चीज़ों को रिवैम्प किया और रिवाइव किया है। तो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी एंड उनको भी वो चीज़ कहीं आपका ये चाइल्डहुड आपने सब देखा, तो ये आपको पुश मतलब वो तो नहीं है रीज़न कि वो स्टोरी कि हाँ भाई मुझे पुश करना है मे बी दैट कैन बी द रीज़न। प्लस मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कहीं पे भी एक रिसेंटली भी मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ जब मैं थोड़ा सा डाउन था अपने आप को लेकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर या जन में। मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी मेरे को एक चीज़ ने हेल्प करी। वो भले अनएथिकली थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, बट अनएथिकल हो गया ना। अनएथिकली जो भी आप कह रहे हैं, एथिकल मतलब सही नहीं होगा उस वे में, मॉरली सही नहीं है। बट मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया बहुत से लोगों के साथ कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपको लगता है कि इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम और आपके अलावा और किसी को हो नहीं सकता है। मैंने इस वे में एक सॉल्यूशन मुझे मिला है कि आप कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ लो या बंदी ढूंढ लो जिसके साथ ना उससे भी गंदा चीज़ हुआ है जो आपके साथ हुआ है। अच्छा, तो आपको एक अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन कि नहीं यार मैं इतना बुरा फेज से नहीं गया। तो उस चीज़ ने भी उस कंपेरेटिव एनालिसिस ने भी मुझे उस पीरियड में मुझे रिवाइव करने में हेल्प किया कि नहीं ठीक है। प्रतीक ऐसा होता है ना कि बहुत से रिवाइवल के थ्रू हम लोग जाते हैं एक फेज़ में, फिर भी पढ़ रहे हैं आपका, तो फिर भी डबल बर्डन था कि आप ऑफिस में कर रहे हो, फिर
लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो, कुछ दिन थक गए, मोटिवेशन किसी के थ्रू, चलो मोटिवेशन हो गया, किसी के थ्रू गिल्ट ख़त्म हो गया, किसी और को देख लिया कि और बुरा हो रहा है उसके साथ, आखिर में एक चीज़ दिमाग में आती है कि अगर मैं नहीं कर पाया ये, फिर क्या होगा? जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने एक्सेप्ट करके रखा है कि अगर मेरा अटेम्प्ट ख़त्म हुए तो आई एम गोइंग टू स्टे हियर, मैं इसी इंडस्ट्री में काम करूँगा, बिकॉज अब मैं उतना, अदरवाइज मुझे अगर फिर से आईटी इंडस्ट्री में जाना पड़े तो मुझे अपने फिर से पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें उठा के पढ़नी पड़ेगी, जो फिर से टाइम लेगी। तो इट्स बेटर कि जिस चीज़ में आप पढ़ रहे हो उसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। एंड मेरी मदर इस चीज़ में बहुत कहती है कि एटलीस्ट मेरे को लेके कहती हैं कि भले ही आपका हो या ना हो, डजंट मैटर, बट आप कहीं पे भी जाओगे आप अच्छा करोगे। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत वो करती है कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को तो मेरे पे ट्रस्ट है, मेरी मदर को ट्रस्ट है, मेरे अंकल्स को ट्रस्ट है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करके चला लूँगा। ये एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो लाइक कितने तक हमें हेल्प करता है कि ठीक है अब पुश कर रहा हूँ, अब पुश कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं लगता कि हाँ ठीक है छोड़ना चाहिए था? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं अपने खुद के सोशल सर्कल में देखता हूँ, मेरे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है पिछले 5-6 महीने से नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ फैमिली में कुछ भी इशू चल रहा है, वो हो सकता है। बट उनके केस में भी मैं उनको भी इंस्पिरेशन देने के लिए भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, तो लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये आया कि मुझे बाद में पता चला, बट देन बैक ऑफ द माइंड एक और चीज़ याद आई जो मेरे मामा ने भी उसी टाइम कहा कि अगर आपको पता भी होता पहले तो आप क्या कर लेते, आप तो वहाँ बैठे हो ना, तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ के बारे में उतना मत सोचो। मैं सेम चीज़ अपने उन फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि ठीक है आपके फैमिली में कहीं कुछ प्रॉपर्टी का इशू है, कुछ भी इशू चल रहा है, वॉट एवर इट इज़, बट उससे आप इस चीज़ में मैं अफेक्ट ना हो कि भाई आप उस चीज़ को रिजॉल्व करके जाके नहीं कर सकते, या तो आप घर जाके बैठ जाओ, उस चीज़ को जब तक रिजोल्यूशन नहीं आता तब तक आप बैठे रहो। वही एक चीज़ होती है ना कि कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है उसे कंट्रोल करो। अभी आप मेहनत कर सकते हो वो करो, उसका भले आपको यूपीएससी रिजल्ट ना दे लेकिन ज़िंदगी ज़रूर देगी। बिल्कुल, तो वो एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी है अगर प्रिपरेशन में उतर रहे हो। आपने देखा ऐसे किसी एस्पिरेंट्स को जिनका ऐसा माइंडसेट हो, या आपका खुद का? तो कैसे मेरा डील खुद के माइंडसेट में मैंने एक चीज़ देखा है, प्लस मैं हमेशा से क्या होता है कि अभी जैसे मैं अभी जिस सोशल सर्कल में कभी कभी ढूंढता रहता हूँ कि यार मेरे से कोई बेटर मुझे मिले। उसका एक कारण ये है कि भाई अगर मुझे, जब मैं उसके साथ बात करूँगा मुझे दिखेगा कि नहीं इसको ज़्यादा पता है, तो मेरे अंदर का वो जो कॉम्पिटिटिव बंदा है ना, वो हमेशा वो करता रहे, नहीं मुझे कल और थोड़ा मेहनत करके उतना नॉलेज आना चाहिए कि मतलब नॉट इन द रॉन्ग वे, मैं ये सोचता हूँ कि हाँ इसको ज़्यादा पता है। मेरे साथ ये रहता है कि नहीं मुझे थोड़ा और एफर्ट डालना है कि खुद को अपग्रेड, मतलब मुझे exactly, पता है ऐसा कुछ अपग्रेड करते रहना है। इट्स नॉट द चॉविनिस्ट वे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ कि मेरे अंदर का वो हमेशा कहता रहता है कि नहीं आप वो करो, आप थोड़ा और एफर्ट डालो। इसका ये जो आपका एटीट्यूड है, वो जो न्यू एस्पिरेंट्स आए उनको आप कैसे बताओगे कि कैसे प्रिपेयर रहना है इस एग्ज़ाम के लिए? सबके लिए मतलब एक ही चीज़ बोलूँगा कि एक तो चीज़ है कि आप मेहनत करते रहो, फेलियर्स होना ही होना है, चाहे आज हो या कल हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फेलियर तो ज़रूर होगा। अगर आप नहीं मतलब मेहनत करते रहोगे तो ये हो सकता है कि शायद आप उस फेलियर से बच जाओ। बट यस, अगर कल के दिन कुछ नहीं हुआ तो आपको वो पेसिमिस्टिक माइंडसेट नहीं लाना पड़ेगा, वो नेगेटिव माइंडसेट नहीं आना चाहिए कि आगे देयर इज़ नथिंग, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देयर इज़ नथिंग नो लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी। वो चीज़ वो अगर वो डेवलप हो जाए तो दैट इज़ गोइंग टू ईट योर माइंड एंड ईट योर एंटायर बॉडी इन अ वेरी रॉन्ग मैनर। वो चीज़ मैं वो करता हूँ। प्लस मैं जिनको मैंने मेंटर भी किया है कभी पे पुराने इंस्टीट्यूट में, उनको भी एक चीज़ बोलता हूँ कि पढ़ते रहो, बिकॉज ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं कि कुछ किसी को पहले मिल जाएगा, किसी को बाद में मिल जाएगा। एंड उनमें से बहुतों को मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि बराक ओबामा का ही मैंने एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बराक ओबामा, आई थिंक ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 55 और 56।
वो रिटायर हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एट द एज ऑफ 55-56 एंड डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट आई थिंक समवेयर अराउंड 60 और 65। तो टाइम सबको किसी को टाइम कम लगेगा, किसी को टाइम ज़्यादा लगेगा। बट इस एग्जांपल में एक वो है ना कि ट्रंप स्टार्टिंग से बिलियनर है काफ़ी टाइम से। ही कैन बी बिलियनर बट प्रेसिडेंट बनने के लिए वो उस बिलियनर एस्पेक्ट वो दैट कैन बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है कि हमारे अब आप अगर आपने जैसे ट्रंप का एग्जांपल लिया, मैं कहता हूँ आप मोरारजी देसाई का एग्जांपल ले लो। वो प्राइम मिनिस्टर कितने टाइम से ट्राई कर रहा था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री वो नहीं बन पाए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होती तब भी वो नहीं बन पाए। ही बिकेम एट द एज ऑफ 8, मतलब ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं, ठीक है उनके नाम पे एक अचीवमेंट आ तो गया कि चाहे कुछ भी हो, एक टाइम बाद आ सकता है लेकिन ज़रूर आएगा। मतलब और उस चीज़ के लिए मैंने वो देखा कि चाहे कुछ भी हो आप एफर्ट एटलीस्ट डालो। अगर आप टाइम आपको अपने परफेक्ट प्लेस पे आपको वो चीज़ दे देगी। अगर वो नहीं दे रही है दैट मीन्स टाइम हैज़ टोल्ड यू किसी आपका कैरेक्टर उस वे में बिल्ड नहीं हुआ है। आप फिर से मेहनत करो, मैं आपको थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ, अगर उस वे में भी नहीं होता है तो फिर से करो। हाँ अगर आपका वो अटेम्प्ट है जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाए तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे। दुनिया आगे और भी चीज़ें रखती है, जैसे आपने कहा लैटरल एंट्री से भी आज के डेट पे चांस है। एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं कि आप 1 साल में 2 बार दे सकते हो, जैसे CA का होता है, बैंकिंग्स के हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। UPSC 1 साल में 1 बार प्री का मौका देती है। प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में फेल हुए, फिर आपको वही साइकिल फिर से स्टार्ट करनी है। वो बहुत टाइम टेकिंग है ये, मतलब पूरा 6 साल 8 साल खा लेती है आपकी। 30 पे आपको छोड़ती है जब आप किसी लायक ऑलमोस्ट नहीं बचते हो। क्योंकि आप कितने भी पॉजिटिव इंसान हो, कितना भी आप में वो हो मटेरियल सब्सटेंस, लेकिन एंड में आपको वो इतने फेल करवा के छोड़ती है कि आप किसी लायक नहीं बचते हो। मेंटली नहीं कर पाते आप फिर वो हैंडल। फिर आपको जो चीज़ें मिलती है वो IAS से कंपेयर करो तो कुछ नहीं है। इन चीज़ों का भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है ना लॉन्ग टर्म। बिल्कुल होता है। मतलब मैंने बहुत लोग ऐसे देखे भी हैं, बहुतों से मिला भी हूँ जिन्होंने इस फेज़ को काफ़ी नेगेटिव में लिया। बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत बार इंटरव्यूज़ दिए, एक नहीं हो सकता और ज़्यादा दिए हैं, बट उनका नहीं हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुतों को एक अपने में एक चीज़ देखा है कि मैं पॉजिटिव अपने आप को इसलिए फील करता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ फेलियर है, जो भी चीज़ हुआ, आप जितना जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे वो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके शादी टूट गई, कुछ भी हुआ, दुनिया का बवंडर भी आ गया, इनफैक्ट कल धरती फटने भी वाली हो, आप अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब जितना जल्दी है, और ख़ासकर जितना जल्दी नहीं करोगे, आपको वो उतना ज़्यादा ईट करेगी। मैं अपने खुद के जहाँ पे भी मैं काम करूँ वहाँ पे भी मैंने ऐसे लोगों से बात किया। मैं सम ऑफ देम टेल मी कि आप काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग भी अच्छा कर सकते हो अगर आप जाना चाहो, या मेंटरशिप भी, मतलब उसमें मेंटरशिप में अगर चांस मिलेगा तो बिल्कुल। मतलब काउंसलिंग इन द सेंस कि लाइफ काउंसलिंग, और उस वे में वो बात कर रहे थे जब कुछ क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि मेरी टीम जो मेरे साथ काम कर रही है उनका पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर उनके फैमिली में कुछ भी इशू चल रहा है, मे बी कैन बी कि पेरेंट्स के साथ कुछ चल रहा है, या फिर ऐसे भी होते हैं लड़कियों के साथ जिनका ऐसे एज में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे उनको देना है UPSC प्रिपरेशन, बट पेरेंट्स बोल रहे हैं कि शादी कर लो। ऐसे प्रॉब्लम्स बिल्कुल आते हैं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उनसे बात करूं। एंड मैंने अपने पिछले जिस इंस्टीट्यूट में काम करता था वहाँ पे कुछ मेरे बैड एक्सपीरियंसेस रहे, उस चीज़ को भी मैंने लर्न किया है कि नहीं, मैं और पॉजिटिव वे में उस चीज़ को हैंडल करूं। इस चीज़ पे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये कोचिंग इंडस्ट्री है, ये बैड एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस रहते हैं जो UPSC एस्पिरेंट को फेस करने पड़ते हैं? हर बार हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इससे वो एक्सपीरियंस टैकल, जैसे लो भी हिट करता है ना कभी कभी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग इतना बात करते हैं एथिक्स, मोरालिटी, सब चीज़ की, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, मतलब IAS बनेंगे, हम सब बदल देंगे। फिर एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएटेड है जो उन्हीं एस्पिरेंट का है, लेकिन वो काफ़ी चैलेंजिंग है उसमें। हाँ, इस चीज़ पे मैंने अपने जो आपने पॉइंट रखा, मैंने एक चीज़ किसी से बात भी की थी इस चीज़ पे, और मे बी शायद वो लोगों का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट जब हम लोग उस चीज़ पे बात कर रहे थे, हमारा एक असेसमेंट निकला कि ये जो थोड़ा कट थ्रोट कंपटीशन टाइप का है लोगों के आपस में बीच में, कि नहीं मैं इस पोजीशन पे हूँ, आप इस पोजीशन पे, और यहाँ पे वो
पॉलिटिक्स जो से हम कह सकते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो हम आईटी वर्ल्ड में कहता है, कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट. बट वो इसलिए आ रहा है बिकॉज क्योंकि आपने इतने फेलियर्स देख लिया, आप अटेम्प्ट्स आपके ख़त्म होते जा रहे हैं, ड्रेन ऑफ होते जा रहे हैं, और आप ऐसे स्टेज पे आ गए कि नहीं, आपका माइंडसेट वैसा हो चुका है कि नहीं, मुझे अब किसी तरह सक्सेस पाना है, चाहे मैं इंस्टीट्यूट में ही काम कर रहा हूँ, मुझे किसी तरह सक्सेस निकालना है, कैसे भी निकले. तो उन इश्यूज़ में मैंने अपने केस में फेस किया कि मुझे जब मिलता जा रहा था चीज़ें, मैंने यूट्यूब चैनल पे उस इंस्टीट्यूट के लिए वीडियोस बनाए, जो भी चीज़ें की, बट देयर वर पीपल जो चाहते थे कि नहीं, हमें भी मिले, जो उस टाइम पे लोगों को नहीं मिल रहा था. वॉट एवर कैन बी द रीज़न कि कंटेंट शायद बोलने में वो नहीं हो, जो भी चीज़ है, कॉन्शियसनेस, कैमरा कॉन्शियसनेस उस तरह से नहीं आ रहा है, वॉट एवर कैन बी, इर्रेस्पेक्टिव वॉट एवर दोज रीजन्स. तो और उस टाइम पे ये भी था कि मैं थोड़ा सा 2020 to 21-22, जैसे मैंने कहा कि मैं आज जितना पॉजिटिव हूँ कल उतना नहीं था. 21-20 मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर टाइप का, मैं एडमिट करूँगा, मैं एक टाइम पे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंडिविजुअल रहा हूँ, और उस वे से उससे मैं बाहर भी निकला हूँ. मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले, मेरी पेट ने उस टाइम पे भी ऐसे पीरियड्स में मुझे इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं, आपको अपने इमोशंस को कुछ कुछ जगह पे कंट्रोल रखना है. तो वो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया. प्लस जब मैं थोड़ा वो शॉर्ट टेम्पर्ड में कुछ अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया, बोलना ही चाहिए कि गलती से ही निकला, कि गलत किया ही था, प्लस वो और हेट्रेड बढ़ाता है, आपके क्लैशेस और बढ़ाता है. और एक टाइम बाद जब आपको लगता है कि नहीं, मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा, आप वहाँ से हटते हो. बट देन जब यहाँ मैं आया, जिस अभी करंट इंस्टीट्यूट में, मैंने एक चीज़ वो था कि जब मैं अपने आप को उस ट्रांजिशन में, अपने आप को उस वे में चेंज किया, अपने ओवरऑल माइंडसेट, बॉडी को, तो मेरा एक वो था कि आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट हैपेंड इन माय प्रीवियस इंस्टीट्यूट. अभी के मेरे जो इंस्टीट्यूट है, मैंने लिंक्डइन पे भी डाला था कि मैंने एक डेमोक्रेटिक थोड़ा प्रोसेस रखा है कि अगर मैंने भी वो कंटेंट बनाया, मैं भले ही अगर रिव्यूअर हूँ, मैं थोड़ा सीनियर हूँ और बाकी डेवलपर्स हैं, कोई भी है, मेरा कंटेंट भी वो रिव्यू करेंगे. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी कि उनके माइंडसेट मुझे पता चलेगा. मैं इससे एक चीज़ ये भी होगा कि उनको भी आगे के लिए वो प्रिपेयर करेगा. प्लस जितने लोग उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे, जितने हो सकता, आप एक कोट ये हो सकता है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बट वाई कैंट वी सी द डिफरेंट साइड कि उतने लोग आपको उतने एरर्स कम करने में भी हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, इस डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, इस डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक, और वो हटता जा रहा है. तो एक ये मेरा बहुत वो था कि नहीं, मैं किसी भी, कोई भी टीम मेंबर हो, मेरा जो भी फाइनल ड्राफ्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का होगा, मैं वो हर किसी से वो कराऊंगा. प्लस एक और चीज़ मैंने वो किया कि मैं डायलॉग बिल्डिंग थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा. मैं जब भी कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन बनाता हूँ, किसी भी चैप्टर का कुछ भी होता है, तो पहले मैं कभी कभार अपना जो बना के फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको. वो अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं हमेशा अपने टीम मेंबर्स को बोलता हूँ कि आप मेरे डॉक्यूमेंट में क्रिटिसिज्म निकालो. वो क्रिटिसिज्म और अगर रैशनल है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, तुरंत लूँगा. अब जैसे क्या हुआ कि कल ऑफिशियल लैंग्वेजेस में मैं एक जगह काम कर रहा था, मैंने अपना डॉक्यूमेंट बना दिया था, एंड वन ऑफ माय टीम मेंबर टोल्ड मी कि इसमें आप द्राविडन लैंग्वेज और ये सब चीज़ें डाल सकते हो. तो अब मैंने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया. मैंने बोला कि ये थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल हो सकता है इसलिए. बट व्हेन ही केम टू मी, ही अप्रोच मी कि नहीं, आप इसको इस वे में लिखने की कोशिश करो. उसने मुझे भी हेल्प किया कि अच्छा, ये डायमेंशन भी आ सकता था. मैंने उस टाइम मैं नहीं कर पाया, मेरे में वो वल्नरेबिलिटी थी या मेरा मिस्टेक था, ये जो भी है, लकुना था, मैं नहीं निकाल पाया. लेकिन सामने वाले ने एटलीस्ट मुझे बताया. वहाँ पे भी आप एक और चीज़ मैंने देखा कि ईगो आपको अपना पीछे रखना पड़ेगा. ईगो से रिलेटेड अभी आपने एक चीज़ भी बोली थी कि शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड वर्सेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस. तो ये शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड ना वो इविल होता है जो आपका मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें बिगाड़ देता है. मैं काफ़ी इगोइस्टिक था एक टाइम पे, काफ़ी बिगाड़ देता है वो. मैं एडमिट करूँगा, मैं काफ़ी इगोइस्टिक था. मतलब क्या कंपोनेंट्स हैं या वो है कैरेक्टरिस्टिक जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस को इंश्योर करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मे बी इट कैन वर्क इन अदर प्लेस और नॉट. मे बी हो सकता है जो मैं अपने में देखा कि आज के डेट में कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं जिनको अगर कभी बोला जाए, कल के दिन में हुआ भी मेरे इंस्टीट्यूट में कि उनको बोला गया कि अच्छा, आप इस टीम के साथ काम करना चाहोगे या इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहोगे, दे वर लाइक कि नहीं, हम प्रतीक सर के साथ रहना चाहते हैं. एक वो भी थोड़ा वो करता है कि अच्छा, मैंने इस वे में इनको केटर किया, मैं इस वे में इनको इंश्योर कर रहा हूँ कि हाँ,
मैं वो बॉन्डिंग उस वे में रख रहा हूँ। प्लस जैसा कि आपने बोला कि शॉर्ट टेम्पर्ड में मैंने एक चीज़ देखा कि हाँ मैं ईगोइस्टिक था, मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा। बट अब बिकॉज मैंने अब उस ट्रांसफॉर्मेशन से जब मैं गया कि ठीक है उस ईगो को हटाना है चाहे कुछ भी हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं चाहते कि आपको हर बार बैड एक्सपीरियंस मिले। तो मेरा यहाँ पे गुड एक्सपीरियंस एक का बहुत बड़ा कारण था कि मैंने ये था कि मैं अपना ईगो नहीं लाऊंगा, चाहे वो मेरे से कम एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, मैं उसकी बात सुनूंगा, एक बार देखता हूँ कि वो क्या बोलता है। हो सकता है कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, क्वालिटी में भी मुझे चेंज ना करना पड़े, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द मैंने एक और आइडिया सुना कि हाँ उसने क्या बोला है। तो ईगो शुड बी रिमूव लॉन्ग। अगर मतलब इस एक में बात काटना चाहता हूँ, हमारे इस इंडस्ट्री में होता क्या है ना, सबकी एज बहुत कम होती है, पढ़ा बहुत ज़्यादा होता है न्यू। तो ये लगता है ना कि मैंने तो बहुत पढ़ा, ये कैसे मुझे बता सकता है। ये ईगो का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि देखो मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये अचीव किया है, और ये कल का आके मुझे बता रहा है, और शायद वो सही भी होता है, फिर हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, यार इसने ये देख लिया मैंने कैसे नहीं देख लिया, कभी कभी ये होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक तो ये भी जो आपने बोला, प्लस जो मैंने एक बार किसी से एक इंस्टीट्यूट में बात किया था एक पर्सन से, उन मैम के साथ जब मैंने बात किया तो जो चीज़ आपने बोला ना एक कि ये मेरे से कैसे पढ़ा है, प्लस एक और इशू होता है कि जल्दी सक्सेस चाहिए, बिकॉज मैं एक जगह ऑलरेडी फेलियर बार बार देख रहा हूँ, मेरे अटेम्प्ट्स ड्रेन ऑफ हो रहे हैं, तो आप उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते, वो आपके उसमें है नहीं। बट येस अगर आप मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आप डायलॉग बिल्डिंग कम्युनिकेशन जितना आप रखोगे ना फेस टू फेस, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप पे आपने डाल दिया कि आपका कंटेंट क्वालिटी अच्छा नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक तरह अंदर से आएगा कि मेरे काम को कैसे बुरा बोल दिया। आप उसी के साथ अगर आप बोल दो कि हाँ आपका कंटेंट क्वालिटी में थोड़ा इशू है, क्या आप एक दिन आके मेरे से मिल सकते हो या मैं आपको कॉल पे इस चीज़ को समझा सकता हूँ, वो पर्सपेक्टिव ही सामने वाले का चेंज कर देगा कि अच्छा ओके लेट मी लिसन कि हाँ क्या इशू है। तो अगेन वही चीज़ है कि आप एक चीज़ आपने मैसेज डाला और उस मैसेज के साथ एक एडिशनल वो डाल दिया कि हाँ भाई लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स इंश्योर कि एक कम्युनिकेशन चैनल है हमारे बीच में, एंड वो इंश्योर कर रहा है कि हाँ प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट। लड़ाई के बाद टेबल पे आते हैं सब। एग्जैक्टली डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, वो है। तो मतलब थोड़ा गांधीयन आइडिया है, बट एट द एंड ऑफ द अगर आप उस चीज़ को निपटा सकते हो इजी वे में, नॉन वायलेंस में या कुछ करके, नॉन वायलेंस नॉट इन द केस इवन कि वायलेंस वर्बल वायलेंस भी ना हो, तो वो अगेन एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करेगा। अभी जो न्यू जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं और आप एक एज अ रिव्यूअर आप जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज दोगे कि कैसे कंटेंट मार्केट में जो जा रहा है वैसे कैसे चूज़ करें क्वालिटी कंटेंट उसमें से? आपने जो बोला ना, मैंने अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए इफ़ यू अलाउ मी। हाँ मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं स्टार्टिंग में कुछ कंटेंट रिव्यू कर रहा था तो मैंने एक चीज़ देखा कि मुझे थोड़ा अपने में इरिटेशन होता था कि अरे यार इसने ये मिस कर दिया। मे बी हो सकता है कि मैंने एक तो दिपिन सर का जो मुझे आइडिया मिला कि हाँ होराइजन जितना बड़ा रख सको और आप किस वे में एक ही टॉपिक में कितने अलग अलग डायमेंशन ओपन कर सको, तो वो मेरे वो आ रहा था कि समवेयर वो मेरे मेंटल रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहा था। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ दी फ्यू मंथ्स, मतलब जैन फेब की बात मैं अगर करूँ, फिर मैंने जब मेरी टीम थोड़ी बड़ी होती गई, मैंने एक चीज़ देखा कि अगर मैं उसी टॉपिक पे माइक्रो लिस्टिंग दे दूँ अपने एंड से, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और क्या किया कि मैं रिपोजिटरी दे देता था। मैं मेरी गूगल शीट बनी हुई है, कोई भी टॉपिक होगा मैं उस पर कुछ रिलेटेड बुक्स मेरी अपनी, क्योंकि मेरा बुक कलेक्शन मैंने काफ़ी बड़ा है, मैंने वो भी अपने ऑफिस में रखा है। तो एंड प्लस जो इंस्टीट्यूट में सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनके भी जो एक्सेस मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं लिंक्स अपने निकाल के ढूंढ के लाता हूँ वो भी मैं उनको दे देता हूँ कि हाँ भाई आप थोड़ा इसको देखो। एंड उससे मैंने एक चीज़ देखा कि फिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस कंटेंट में, उसके लिए मुझे उतना रिव्यू के लिए मुझे अपना ट्रबल नहीं लेना पड़ा। हाँ लैंग्वेज कैन बी अ प्रॉब्लम, मुझे वो लग सकता है कि हाँ इसमें कुछ और भी आ सकता था, बट ठीक है वो अब अपने एंड पे मैं कभी कभी ये करता हूँ कि ये अभी इनका ये नए हो सकते हैं, अभी इनको उतना नहीं पता हो, एटलीस्ट मैं अपने एंड पे ट्राई करके उस चीज़ को कवर कर दूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द अगर मैं फाइनल ड्राफ्ट बना रहा हूँ तो आई एम द पर्सन हु इज़ एट द फ्रंट, नॉट दोज पर्सन। एंड अगर उनको मैं सामने लाकर खड़ा कर दिया तो शायद उनको मेरे लीडरशिप में पसंद नहीं आएगी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट में रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया, वो एक चीज़ होता है।
तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक चीज़ जो फील किया इधर बीच में, कि अगर आप उस चीज़ की माइक्रो लिस्टिंग दे दो, कोई भी टॉपिक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, प्लस आप अपना एक वो दे दो डायमेंशन कि हाँ भाई मैं दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, सो दैट हेल्प्स देम अलॉट कि उनको फिर ना हो सकता है वो अभी स्टार्टिंग में उनको वो चीज़ वो एकदम से ना कर पाए, वो क्यूरेट ना कर पाए. इनफैक्ट मेरी टीम को भी एक चीज़ पता है, जो खासकर नए नए आए हैं, जो पहले से हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया है, तो उनको मैं उतना वो नहीं करता हूँ, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हैव दैट एक्सपीरियंस. जो नए हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि आपको बस डरना नहीं है, नॉट दैट इमरान खान वाला डरना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है. तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, आप अभी क्वालिटी मत देखो. क्वालिटी हो सकता है कि कभी, क्योंकि ऐसे मेरे टीम में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जब देखा कि जो फाइनल ड्राफ्ट बना है उसके थोड़ा उलट पुलट है, सो दे फेल्ट वेरी मच लाइक कि डिसहार्टेंड कि कहीं हमारा कंटेंट कुछ ज़्यादा घटिया तो नहीं है जो सर को पसंद नहीं है. सो आई टोल्ड देम कि सी व्हाट यू आर राइटिंग ऑन डे 1 और व्हाट यू आर क्रिएटिंग ऑन डे 1 दैट कैन बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डे 100, बट आई एम गारंटिंग यू दैट थिंग कि मैं जितने आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ और जो कवर करने को बोल रहा हूँ वो आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा, विच दे हैव ऑल्सो एडमिटेड दिस पार्ट की इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं हमेशा उनसे फीडबैक भी इस मैकेनिज्म में उस वे में रखा है कि अभी आपको क्या लग रहा है कि आप क्या किस तरह से किए हो. इनफैक्ट आज ही हुआ, एक ने मुझे बोला कि सर मैंने अब आज जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने पहले दिन में ये डॉक्यूमेंट बनाया था. सो इट ऑल्सो गिव्स मी फील्स लाइक अचीवमेंट कि चलो मैंने अपग्रेड करने में हेल्प तो की है. तो वो चीज़ बहुत वो करता है कि अगर आप नया जो भी है आपको थोड़ा सा अगर स्पून फीडिंग करना पड़े ना तो थोड़ा आप कर सकते हो. प्लस अगर आप, जैसे मैंने ये बोला कि मैं अपना रिव्यू करने को भी देता हूँ कि ये देखो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने ये बनाया, नो दे सम ऑफ देम आर लाइक कि सर बहुत अच्छा है, तो उसी टाइम पे मैं टोकता हूँ कि नहीं, आपको अच्छा नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि इसमें कमी क्या है. और मैं अपने जब भी मैं मेल्स लिखता हूँ ना इनको कि मेरा ये डॉक्यूमेंट रिव्यू करो एंड फाइंड ग्लिचेस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गलती निकालनी है. कभी कभार ये भी हुआ है कि उनको ग्लिचेस नहीं मिली, मैं अगला चैप्टर बना रहा हूँ एंड तब तक मुझे याद है कि अच्छा मैंने शायद यहाँ भी मिस्टेक की है, तो फिर मैं उनको बैठा के बुलाता हूँ कि अगर देखो भाई, अगर मुझे अपने ही डॉक्यूमेंट में मिस्टेक निकालनी पड़ी ना तो ये अच्छी बात नहीं होती है. सो अगेन उन्होंने भी उस चीज़ को उस वे में किया एंड काफ़ी हारमोनी एंड काफ़ी हैप्पीली हमारी टीम में भी इस वजह से काम अच्छा करती है. तो यस, स्पून फीडिंग थोड़ा अगर करना पड़े तो आप थोड़ा इस चीज़ को पीछे रखें कि हाँ लेट्स गिव देम दिस इन दिस मैनर, वो धीरे धीरे आएगा बट वो आएगा. प्रतीक सर, मतलब आज आपने जो एक इंसाइट दे दिया कंटेंट में, उसके लिए हम आपका काफ़ी अनरियलिस्टिक कुछ जगह पे लगा होगा, बट अनरियलिस्टिक नहीं, लेकिन ये कुछ एरियाज है ना जो कुछ टच नहीं करते, लोग बोलते नहीं, या लोगों को पता भी नहीं कि ऐसे चलता है इंस्टीट्यूट्स में, उनको पता भी नहीं कि कंटेंट कैसे बनता है, कैसे बाहर आता है. उनकी जो मैगजीन आ रही करंट अफेयर, हाँ वो पता उनको, मुझे तो लगता था कि कोई और ही लोग बना रहे, मतलब फैकल्टी बना रही, मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि जो यूपीएससी की एस्पिरेंट्स है वही बनाते हैं. तो लाइक ये एक हमें आज उनको एंगल दिखा है. आप हमारे पॉडकास्ट में आ गए, इसलिए बहुत काफ़ी अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच.